आज हमारे पास रामायण की उत्पत्ति से एक अंश है जिसमें कोसल की राजधानी भव्य अयोध्या नगरी का वर्णन है। हाँ, और ये एक बहुत ही शानदार तस्वीर खींचता है। ऊंचे प्राचीर, समृद्ध प्रजा, एक आदर्श राज्य। बिल्कुल। तो चलिए सीधे इसकी पड़ताल शुरू करते हैं कि इस शक्तिशाली शुरुआत को और भी यादगार कैसे बनाया जा सकता है। हाँ, और यादगार शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा जैसे मैं किसी बहुत ऊंची मीनार से एक खूबसूरत शहर को देख रहा हूँ। अच्छा। सब कुछ भव्य है, विशाल है, एकदम सही। लेकिन थोड़ा दूर भी है ना? हाँ, ये दूरी महसूस होती है। तो सवाल ये है कि हम उस मीनार से नीचे उतरकर शहर की गलियों में कैसे पहुंच सकते हैं। वाह, क्या बात कही है। आपने तो असल जड़ पकड़ ली। यही हमारा पहला पड़ाव है। हाँ, देखिए, वर्णन में ऊंचे प्राचीर, खुशहाल प्रजा, न्यायपूर्ण विधान जैसे वाक्यांश हैं। हाँ, बड़े बड़े शब्द हैं। और ये सच हैं, पर ये किसी विश्वकोश के विवरण जैसे लगते हैं। ये हमें बताते हैं कि अयोध्या कैसी है, पर ये महसूस नहीं कराते कि उस अयोध्या में एक आम इंसान के तौर पर जीना कैसा था। बिल्कुल, खुशी एक बहुत बड़ा विचार है, लेकिन हम उसे देख या छू नहीं सकते। सही कहा। और मुझे लगता है कि लेखक का इरादा भी यही है कि पाठक उस भव्यता को महसूस करे। पर क्या होता है कि जब सब कुछ भव्य होता है तो कुछ भी विशिष्ट नहीं लगता। सब एक जैसा लगने लगता है। तो शायद पहला कदम ये हो सकता है कि इस बड़े पैमाने की भव्यता को एक छोटे मानवीय पैमाने पर उतारा जाए। मतलब अगर हम खुशहाल प्रजा की बात कर रहे हैं तो उस प्रजा में से किसी एक व्यक्ति की एक झलक क्यों ना दिखाएं? ये दिलचस्प है। तो आप कह रहे हैं कि एक बड़े दावे को एक छोटे सबूत से साबित किया जाए। बिल्कुल। जैसे खुशहाल प्रजा कहने के बजाय हम बाजार का एक दृश्य दिखा सकते हैं। कैसा दृश्य? सोचिए, शाम का समय है, एक जौहरी अपनी दुकान समेट रहा है, लेकिन वो अपने कीमती रत्नों को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। अच्छा। वो उन्हें एक साधारण सी पेटी में रखता है क्योंकि उसके मन में चोरी का कोई डर ही नहीं है। ये छोटी सी बात उस राज्य की सुरक्षा और लोगों के चरित्र के बारे में बहुत कुछ कह जाती है। हाँ, और ये सिर्फ खुशी को ही नहीं बल्कि शहर के चरित्र को भी बदल देता है। एक शहर जहां एक व्यापारी को चोरी का डर नहीं है, वो सिर्फ खुश नहीं है, वो आत्मविश्वास से भरा है। बिल्कुल। ये उस राज्य की आत्मा के बारे में कुछ कहता है। और हम इसे और आगे ले जा सकते हैं। कैसे? उसी बाजार में शायद दो बच्चों में किसी खिलौने को लेकर झगड़ा हो जाता है। उनकी माएं आकर उन्हें डांटने के बजाय हंसते हुए उस खिलौने को आधा आधा बांटने का कोई तरीका निकाल लेती हैं। वाह, तो ये खुशी को एक सामुदायिक अनुभव बना देता है। हाँ, बहुत बढ़िया। ये उस अमूर्त विचार को एक ठोस, महसूस की जा सकने वाली कहानी में बदल देता है। और यही तर्क न्यायपूर्ण विधान पर भी लागू होता है। दशरथ न्यायप्रिय राजा थे, ये बताने की जगह इसे घटित होते हुए दिखाया जा सकता है। हाँ, कोई छोटी सी घटना, शायद एक साधारण किसान जिसके खेत की मेड़ को लेकर पड़ोसी से विवाद है। और सोचिए कि वो किसान न्याय पाने के लिए क्या करता है। क्या उसे महीनों तक इंतजार करना पड़ता है? क्या उसे रिश्वत देनी पड़ती है? नहीं, इस अयोध्या में नहीं। बिल्कुल नहीं। शायद वो सीधे नगर के किसी अधिकारी के पास जाता है जो उस समय बाजार का ही निरीक्षण कर रहा हो। और अधिकारी रुकता है। हाँ, वो रुकता है, दोनों पक्षों की बात सुनता है और पेड़ों की छांव में खड़े खड़े ही एक ऐसा समाधान देता है जो तर्क और धर्म दोनों पर आधारित हो। और दोनों किसान सिर झुकाकर उसे मान लेते हैं। बिल्कुल। ये शक्तिशाली है, क्योंकि अब पाठक सिर्फ ये नहीं जानता कि दशरथ एक न्यायप्रिय राजा हैं, बल्कि वो उस न्याय को जमीनी स्तर पर काम करते हुए देखता है। इससे अयोध्या सिर्फ एक महान शहर नहीं, बल्कि एक जीवित सांस लेता हुआ घर बन जाती है। हाँ, अब हम मीनार पर नहीं हैं। हम उन किसानों के साथ उस पेड़ के नीचे खड़े हैं। बिल्कुल। और जब हम उन गलियों में पहुंच गए हैं, उन लोगों के बीच खड़े हैं, तो सिर्फ देखना ही काफी नहीं है ना? सही बात है। अब हमें अपने आसपास की दुनिया को महसूस भी करना होगा। मेरा मतलब है, उस शहर की अपनी कोई ध्वनि होगी, कोई गंध होगी। हाँ, ये एक बहुत अहम बात है जो अक्सर छूट जाती है। अभी का वर्णन लगभग पूरी तरह से दृश्य पर केंद्रित है। एकदम। लेकिन जब हम उस बाजार में खड़े हैं जहां जौहरी अपनी दुकान बंद कर रहा है, तो हमें और क्या सुनाई देगा? शायद दूर किसी मंदिर से आती शाम की आरती की घंटियों की आवाज। हाँ,
या बच्चों के खेलने और हंसने की खिलखिलाहट जो गलियों में गूंज रही है। और उन आवाजों के नीचे एक और धीमी स्थिर आवाज। सरयू नदी के बहने की। बिल्कुल। शहर की जिंदगी की सारी भागदौड़ के पीछे एक शांति का प्रवाह जो हमेशा मौजूद रहता है। ये ध्वनि परिदृश्य शहर को एक और परत देता है। और गंध के बारे में सोचिए, हवा में क्या होगा? सिर्फ यज्ञ और हवन से उठता पवित्र धुआं ही नहीं, बल्कि पास की किसी रसोई से आते गरम पकवानों की मसालेदार खुशबू भी। या किसी बगीचे से आती चमेली और रात की रानी की महक। हाँ, ये दोनों गंध मिलकर अयोध्या की कहानी बताती हैं। एक ऐसी जगह जहाँ आध्यात्मिकता और भौतिक समृद्धि एक साथ बसती है। यह पाठक को महसूस कराता है कि वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा, बल्कि उस जगह पर मौजूद है, उस हवा में सांस ले रहा है। और स्पर्श को भी नहीं भूलना चाहिए। जब वो किसान न्याय के लिए खड़ा था तो शायद सुबह की धूप उसके कंधों को गरमा रही थी। हाँ, या जब कोई बच्चा सरयू के घाट पर खेलता है तो उसके पैरों को छूता शीतल जल। ये छोटी छोटी संवेदी जानकारी पाठक को उस दुनिया से शारीरिक रूप से जोड़ देती हैं। ये वर्णन को एक सपाट तस्वीर से एक त्रिआयामी अनुभव में बदल देता है। बिल्कुल। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ऐसी अयोध्या है जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ये जीवंत है, विश्वसनीय है और शायद थोड़ी ज्यादा ही आदर्श है। हाँ, यहीं पर एक लेखक के तौर पर हमें थोड़ा रुक कर सोचना पड़ता है। क्या एक कहानी में सब कुछ आदर्श हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि जब हम किसी चीज को आदर्श या उत्तम कहते हैं तो हम अनजाने में उसे थोड़ा उबाऊ बना देते हैं। सही बात है। अगर कोई संघर्ष ही नहीं है, कोई तनाव ही नहीं है, तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? और अंश में अधर्म का कोई स्थान नहीं और अजेय नगरी जैसे वाक्यांश हैं। हाँ, ये एक शक्तिशाली चित्र है, लेकिन इसमें कोई नाटकीय जिज्ञासा नहीं है। पाठक ये सोचने लगता है, ठीक है, सब बढ़िया है, तो अब आगे क्या? लेकिन लेखक का उद्देश्य तो स्वर्ण युग दिखाना है। क्या उसमें किसी तरह की कमी या संघर्ष का संकेत देना उस उद्देश्य को कमजोर नहीं करेगा? ये एक मुश्किल संतुलन है, बिल्कुल है। और इसका जवाब शायद सीधे सीधे कोई कमी दिखाने में नहीं, बल्कि सूक्ष्मता और पूर्वाभास में छिपा है। पूर्वाभास? हाँ, हमें अयोध्या की महानता को कम नहीं करना है, बल्कि उस महानता के नीचे एक छोटी सी दरार का संकेत देना है। एक ऐसा संकेत जो पाठक के मन में एक कांटे की तरह रह जाए। एक सवाल की, लेकिन क्या होगा अगर? बिल्कुल वही। मुझे ये विचार पसंद आया। ये आग जलाने जैसा नहीं, बल्कि धुएं का एक हल्का सा संकेत देने जैसा है। हाँ। तो उदाहरण के तौर पर, जैसे जब वर्णन में सूर्यवंश का हर रोज नया सवेरा की बात हो, तो हम एक पंक्ति जोड़ सकते हैं कि उस सुनहरी सुबह की भव्यता में भी महल के किसी अनदेखे गलियारे में एक पल के लिए एक परछाई गहरी हो जाती है। वाह, एक ऐसा साया जो भविष्य के मंथन का, आने वाले द्वंद्व का एक मोक संकेत है। यह कुछ भी जाहिर नहीं करता, बस एक बेचैनी का एहसास देता है। हाँ, ये बहुत सूक्ष्म और प्रभावी है। एक और तरीका हो सकता है। बताइए। पाठ में कहा गया है कि अयोध्या बाहरी दुश्मनों से अजेय थी। यह बात सच हो सकती है। लेकिन हम किसी पात्र को, शायद किसी पुराने मंत्री या सैनिक को, प्राचीर पर खड़े होकर ये सोचते हुए दिखा सकते हैं कि हमने अपनी दीवारों को तो अजेय बना लिया, पर क्या किसी राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा हमेशा भीतर से ही नहीं आता? ये बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि ये पाठक को भी सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। यह एक दार्शनिक विचार है जो पाठक को भविष्य की साजिशों के लिए तैयार करता है, बिना कुछ बताए। और हम इसे और भी व्यक्तिगत बना सकते हैं। राजा दशरथ के साथ। हाँ, उनके न्यायपूर्ण विधान का उल्लेख करते हुए यह जोड़ा जा सकता है कि अपनी सारी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के बावजूद राजा के चेहरे पर कभी-कभी एक गहरी उदासी छा जाती थी। एक व्यक्तिगत दुख। हाँ, शायद एक पुराना वचन जिसे वो तोड़ नहीं सकते। यह उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व के पीछे की एक निजी दरार को दिखाता है। और यही पूर्वाभास की असली ताकत है। ये कहानी को परतें देता है। ये पाठक को बताता है कि ये सिर्फ एक आदर्श दुनिया की तस्वीर नहीं है, बल्कि एक जटिल दुनिया है जहां आदर्शों की परीक्षा ली जाएगी। बिल्कुल। और ये बाद में होने वाली घटनाओं जैसे कैकेयी के वरदान और राम के वनवास को और भी दुखद और प्रभावशाली बना देता है।
क्योंकि पाठक को याद रहेगा कि सुनहरी सुबह में भी एक परछाई मौजूद थी। तो अगर हम पूरी यात्रा को देखें तो हमने एक बहुत ही दिलचस्प काम किया है। हम एक विहंगम, भव्य दृष्टि से शुरू हुए और फिर हम जमीन पर उतरे, एक आम नागरिक के अनुभवों के माध्यम से उस शहर को मानवीय बनाया, उसे एक घर जैसा महसूस कराया। फिर हमने अपनी आंखें बंद की और उस घर की आवाज़ों और गंधों को महसूस किया, जिससे वो दुनिया और भी वास्तविक हो गई। और अंत में उस वास्तविकता के भीतर हमने भविष्य के संघर्ष के बहुत ही सूक्ष्म बीज बो दिए, जिसने उस आदर्श दुनिया को एक नाटकीय तनाव और गहराई दी। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो आज के विश्लेषण को संक्षेप में देखें तो हमने 3 मुख्य सुझावों पर बात की है। पहला, अयोध्या के भव्य वर्णन को आम नागरिक के व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से मानवीय बनाएं। जैसे बाजार का दृश्य या एक किसान की समस्या, ताकि पाठक शहर की धड़कन महसूस कर सके। दूसरा, इस जीवंत दुनिया में ध्वनि, गंध और स्पर्श जैसे संवेदी विवरणों को शामिल करें। मंदिरों की घंटियों से लेकर मसालों की खुशबू तक, ये छोटी छोटी बातें पाठक के अनुभव को और गहरा करती हैं। और तीसरा, इस आदर्श नगरी के चित्रण में सूक्ष्मता और पूर्वाभास के तत्व जोड़कर कहानी में गहराई लाएं। चाहे वो महल की कोई क्षणिक परछाई हो या राजा के मन में छिपा कोई दुख, ये भविष्य के संघर्षों के लिए जमीन तैयार करता है और पाठक की जिज्ञासा को जगाता है। ये समझना जरूरी है कि ये सुझाव आपके काम की मजबूत नींव पर ही बने हैं। इस अंश में पहले से ही एक भव्यता और शक्ति है। बिल्कुल, हमारा मानना है कि इन बदलावों से ये और भी प्रभावशाली और भावनात्मक रूप से गूंजने वाला बन जाएगा। इन सुझावों पर काम करने के बाद हम आपके काम को फिर से देखने और उस पर आगे चर्चा करने के लिए उत्सुक रहेंगे।